अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, इसलिए आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एटीपी जो सेलुलर रिस्पायरेशन में बनती है वो 36 है, कुछ कहते हैं 38 और कुछ कहते हैं 40। लेकिन असल हकीकत क्या है वो आज मैं इस वीडियो में आपको लाजमी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो आपको एक आने की भी समझ नहीं चलेगी। तो चलें जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने जब पहला टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था तो अब आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, उन 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में बनते बनते ये सारा प्रोसेस जो है ये भी होता है। ठीक है, कुछ एटीपी बनते हैं, कहीं NADH बनता है, कहीं एटीपी कंज्यूम होते हैं, सारा कुछ होता है। उसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट में कुछ NADH बनते हैं, कुछ एटीपी बनते हैं, कुछ कंज्यूम हो जाते हैं। उसी तरह क्रेब्स साइकिल में होता है। इन सभी को इकट्ठा करके जो ओवरऑल एटीपी है वो बताई जाती है कि वो 36 है, 38 है या 40 है। तो स्टूडेंट, इस सभी टॉपिक को समझाने से पहले आपको मैं एक बात नोट करवाना चाहता हूँ। आप इसको कॉपी में लिख लें ताकि आपके लिए ये जो बात है ये सारी ज़िंदगी के लिए भूले ना। इसको आपने नोट कर लेना है। ये जो बात मैं अब लिखने लगा हूँ ना, इसको नोट कर लें क्योंकि इसी की वजह से आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो स्टूडेंट, ये बात है कि इसमें NADH जो है ना, तो स्टूडेंट इसमें जो NADH है ना, अगर जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है ना, ETC जिसको हम कहते हैं, तो ATP के मॉलिक्यूल 3 बनते हैं। मतलब एक NADH का मॉलिक्यूल जो है ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो ATP के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह अगर FADH की बात कर ली जाए तो ये जब ETC में जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने? 2 ATP। इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि यही बात इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए काफ़ी है। अब देखें स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस में NADH बना, 2 मॉलिक्यूल बने। एक मॉलिक्यूल जो है, इधर मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अगर 2 की बात कर ली जाए तो 3 to the 6 मतलब कि 6 ATP। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में 6 ATP बनते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ATP भी बनते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट ATP 4 हैं। कितने हैं? 4। इसलिए इसको डायरेक्ट 4 ATP लिख लें इधर। अब देखें स्टूडेंट, NADH के एक मॉलिक्यूल से 3 ATP बने, 2 से 6 बने, इधर से डायरेक्ट ATP भी 4 बने। टोटल कितने हो गए? 6 और 4 10 ATP। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ऐसा नहीं है कि इधर सिर्फ ATP बनते हैं बल्कि इधर कंज्यूम भी होते हैं, खर्च भी होते हैं। ठीक है, कितने खर्च होते हैं? तो स्टूडेंट याद रखना है कि 2 ATP के मॉलिक्यूल इधर कंज्यूम होते हैं। कितने? 2 ATP के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गए, मतलब माइनस कर दिए तो 10 में से 2 निकाला तो 8 ATP। ये है नेट ATP, जो 8 है ना ये नेट ATP है। आपने याद रखना है टोटल ATP और नेट ATP में डिफरेंस होता है। ठीक है, टोटल ATP 10 थे लेकिन नेट ATP जो है वो 8 हैं। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट की तरफ। तो स्टूडेंट इधर भी उसी तरह होना जैसे इधर हुआ है। इधर 2 मॉलिक्यूल NADH के जो थे उन्होंने 6 ATP बनाए थे। इधर भी NADH के 2 मॉलिक्यूल हैं, 6 ATP। टोटल ATP इधर एक और बात कि इधर डायरेक्ट 4 ATP बने थे लेकिन इधर डायरेक्ट 4 ATP नहीं बनने, इसलिए मैं इधर क्रॉस लगाने लगा हूँ। ठीक है, और इसके सामने आप सिर्फ 0 लिख लें। अब देखें NADH से 6 ATP बने, डायरेक्ट कोई नहीं बना, तो इसमें 6 को 0 में ऐड किया तो 6 टोटल ATP हो गए। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट में 6 ATP के मॉलिक्यूल बने। उसके बाद कंज्यूम कितने हुए? तो स्टूडेंट 2 ATP के मॉलिक्यूल इधर कंज्यूम होंगे। वो कब होंगे? वो तब होंगे जब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट जब होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो वो क्या होता है कि वो
उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। इसलिए जब एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तब एटीपी के 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, इसलिए 2 एटीपी के मॉलिक्यूल इधर माइनस कर देने हैं, तो इधर 4 एटीपी के मॉलिक्यूल नेट मिल गए हमें। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल की तरफ। तो याद रखना है जिस तरीके से इधर एटीपी बने हैं और जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं उसी तरह क्रेब्स साइकिल में भी बनेंगे, ठीक है। वही NADH है, जिस तरीके से इधर थे उसी तरह ATP बनेंगे, सारा कुछ होगा। तो चलें अब क्रेब्स साइकिल की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया कि एक NADH जो है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल बनाता है, तो 6 कितने बनाएगा 18, 6 3 दा 18। इसी तरह FADH 2 बनाता है, 2 2 दा 4, और 18 और 4 22। अब देखें स्टूडेंट, इधर जब 22 ATP NADH और FADH से बनेंगे तो डायरेक्ट ATP भी कुछ बनेंगे। जिस तरीके से इधर 4 डायरेक्ट ATP बने थे, इसी तरह इधर 2 ATP बनेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए 2 ऐड मज़ीद कर दें, 22 और 2 24। ये है टोटल ATP, ठीक है। ये टोटल ATP कितने बने 24। याद रखना है टोटल ATP और नेट ATP में डिफरेंस है। टोटल ATP बने 24, इधर कंज्यूम होने की बारी अब आ गई कि कोई ATP कंज्यूम भी होता है या नहीं। तो याद रखना है कि इधर कोई भी ATP कंज्यूम नहीं होता, ठीक है, इसलिए इधर 0 ही रहेगा। 24 से 0 माइनस किया तो 24 आ गया, मतलब नेट ATP कितने आ गए 24। इधर कितने थे 4, इधर कितने थे 8। इसी तरह इधर टोटल ATP 10 थे, इधर 6 थे और इधर 24 हैं, ठीक है। अब टोटल ATP को अलहदा से प्लस करें और नेट ATP को अलहदा से प्लस करें तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखें 10 ATP 6 16 और 24 40 ATP जो हैं ये टोटल हैं, ठीक है। ये 40 ATP टोटल हैं, याद रखना है। कंज्यूम होने के बाद जो रह जाते हैं वो नेट हैं, ठीक है। अब नेट की बारी आ जाएगी। नेट ATP इधर से 8 बने, इधर से 4, 8 और 4 12, और 12 24 में ऐड कर दें तो कितने बन गए 36, ठीक है। 36 ATP नेट बने हैं। तो अगर आपको MDCAT में या कहीं भी आपको पेपर में पूछ लिया जाए MCQs कि टोटल ATP फॉर्म्ड इन सेलुलर रिस्पायरेशन, तो आपने 40 लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि नेट ATP फॉर्मेशन इन सेलुलर रिस्पायरेशन, तो आपने 36 उसको टिक करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।